हेलो फ्रेंड्स, टुडे सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, 2 से ढाई घंटे की वीडियो रहेगी, लेकिन इस वीडियो के बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चाहे वो वीडियो का री एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, सारे के सारे सवाल इसी से बनने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जैसे भी तैसे एक बार जरूर देख लें, जैसे कि आपका कोई भी सवाल ना छूटे। तो इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं हम, वह है उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, उत्तर प्रदेश की जलवायु, मिट्टी, वन, वनस्पतियां, वन्य जीव, नदियां, बहुउद्देशीय योजना, नदी घाटी योजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, खनिज, योग, उद्योग, पशुपालन, दुग्ध विकास, जनजातियां, परिवहन, संचार, कृषि और पर्यटन और सांस्कृतिक तत्व। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए। क्योंकि इसमें जो जितने भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें समायोजित की गई हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम अपने चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लाते रहते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की एक दृष्टि से, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे यही आता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। यदि बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की, तो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 24,09,228 वर्ग किलोमीटर। यदि हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263। जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से लगभग 7.33% है। यदि हम बात करें क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, तो वो चौथा स्थान है। नंबर 1 पर आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। अगर हम इसी के साथ यदि बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो जो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है वो जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 36 मिनट, और जो देशांतरी विस्तार है वो 7 मिनट 09 डिग्री। यदि हम बात करें इसके कुल देशांतरीय, तो वो 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक है। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो उत्तर प्रदेश की जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर ही है। इसके साथ देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो है मछली एवं तीर धनुष। क्या मछली एवं तीर धनुष। यदि हम बात करें राज्यपाल की, तो इस समय वर्तमान में जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की वो है आनंदीबेन पटेल। यदि बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो है योगी आदित्यनाथ, जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पर हम इसी के साथ बात कर लें राजकीय पुष्प की, तो राजकीय पुष्प पलाश है। यदि राज्य के पक्षी की बात करें तो वो सारस या क्रोच है। यदि बात करें राज्य की भाषा की, तो हिंदी और उर्दू है। यदि बात करें राज्य की पशु की, तो वो है बारहसिंगा। यदि राज्य की वृक्ष भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो वो है अशोक या सीता अशोक। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति रही है वो क्या रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड के साथ, तो उत्तर प्रदेश के उसमें 7 जिले लगते हैं। वो कौन कौन से लगते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। जबकि हिमाचल प्रदेश से सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक ही जिला बॉर्डर टच करता है, वो है सहारनपुर। बात करें नेपाल की, तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, जिससे उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज।
अगर हम बात करें पूर्वी सीमा में उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड से सीमा साझा करता है। तो बिहार से भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। झारखंड से सिर्फ एक जिला बॉर्डर शेयर करता है, वो है सोनभद्र। अगर हम बात करें दक्षिणी सीमा की, तो दक्षिणी सीमा पे उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक जो जिला है वो साझा करता है, सोनभद्र। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ से ये क्वेश्चन और बन के आता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य है, मतलब उत्तर प्रदेश से ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा जिला शेयर करता है? तो वो है मध्य प्रदेश। राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। वो कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगर हम बात करें पश्चिमी सीमा की, तो पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा 2 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो जो केंद्र शासित राज्य है वो है दिल्ली। दिल्ली के जो उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। जबकि राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा। और अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ 6 जिले सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हिमाचल जो उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश 7 8 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और उत्तर प्रदेश एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ कितने जिले साझा साझा करते हैं? तो वो 7। सबसे ज्यादा कौन से राज्य के साथ साझा करते हैं? तो वो है मध्य प्रदेश, 11। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हैं मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो वो है ललितपुर। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश, मतलब ललितपुर को मध्य प्रदेश तीनों ओर से घेरे हुए है। अगला जो है वह उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। अगर बात करें उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। केवल एक राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के समवर्ती राज्य कौन से हैं? तो सहारनपुर जिले को कौन कौन से राज्य टच करते हैं? वो है हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें ऐसा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वह बिहार, वह सोनभद्र। किस किस के साथ? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वो करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। आपका अगला है प्रदेश में सबसे कम जिलों एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है ललितपुर। ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जबकि झांसी उत्तर प्रदेश की एक ही सीमा, एक ही साइड से इसको टच किया जाता है, वो है झांसी की ओर से। आपका अगला है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत की सीमा स्पर्श करती है। तो वो किसको करती है? नेपाल को। जो 7 पूरब से पश्चिम की ओर जो नेपाल की सीमा है वो इन जिलों से होकर नेपाल को साझा करती है।
आगे देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 1998 12 34 1। इनमें पुरुषों की संख्या 10 44 80 510 है, जबकि महिलाओं की जो कुल जनसंख्या है वो है 95 33 18 31। अगर बात करें क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, तो वो है 912, जबकि जनसंख्या घनत्व 829 ही है। अगर क्वेश्चन एक और यहाँ से पूछा जाता है वो है 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो वो है 20.2%। अगर बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो है 67.7%, जबकि पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 77.3% और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 57.2% ही है। इसी से ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है। यदि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो है 902। कितना है? 902। अगर बात करें उत्तर प्रदेश जनसंख्या से संबंधित प्रमुख तथ्य, तो जो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से जो प्रमुख तथ्य थे, जहां से क्वेश्चंस पूछने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, वो होती है इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, वो है श्रावस्ती। अगर बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है, वो है श्रावस्ती। अगर हम बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वह है कानपुर नगर। अगर बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो है श्रावस्ती। अगर बात करें सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती। अगर बात करें न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, वो है गाजियाबाद। अगर बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। अगर बात करें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती। अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सीतापुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बागपत। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो भी बागपत। अगर बात करें सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है प्रयागराज। पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब अगला है सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो भी इलाहाबाद है। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो प्रयागराज। अगर बात करें न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है महोबा। अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है जौनपुर। जबकि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो है बलरामपुर। अब अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है ललितपुर। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का वाला जिला है वो है गाजियाबाद। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से हैं, तो वो हैं बदायूं और श्रावस्ती। अगर बात करें सर्वाधिक स्थल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मेरठ। सर्वाधिक जनसंख्या नगर वाला जिला कौन सा है, वो है वाराणसी 98। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह श्रावस्ती। सर्वाधिक साक्षरों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है इलाहाबाद प्रयागराज। अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो है सोनभद्र। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, तो वो 18 है। जबकि जिलों जो उत्तर में कुल जो जिले हैं वो है 75 है। यदि नगरों एवं नगर संकुलकों की संख्या पूछी जाए 2011 के अनुसार 915 है। जबकि ग्राम पंचायतें 58,189 है, जो 31 मार्च 2021 के डाटा के अनुसार हैं। आपका अगला है न्याय पंचायतें। जो न्याय पंचायतें हैं वो अब अस्तित्व में नहीं है, पहले ये थी। इनको 2017 में इस अधिसूचना के अनुसार इसको हटा दिया गया। जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 351 तहसीलें हैं। विकास खंड की बात करें तो वो 826 हैं। जबकि नगर पंचायतें वो 517 हैं। और नगर पालिका परिषद की बात करें तो वो 200 हैं। जबकि नगर निगम 17 हैं। एक बात करें कुल राजस्व ग्राम की 2011 के अनुसार 1,06,774 है। जबकि आबाद ग्राम 97,814 है। अगर बात करें आर्थिक संभाल क्षेत्र की तो वो केवल 4 है। क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन ले लिया जाता है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय उत्तर प्रदेश में कितने वो हैं, 2360। उसके बाद विद्युत, उत्तर प्रदेश विद्युत परियोजना से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, तो वो किया था वर्ष 1998 में। और यहाँ से एक और पूछा जाता है एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा कहाँ पर स्थित है, तो वो बुलंदशहर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। जबकि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो अलीगढ़ में है उसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछे जाते हैं कि कौन से मंडल में कितने जिले और कौन कौन से जिले आते हैं। तो चलिए जल्दी से हम वो चीजें भी देख लेते हैं कि लखनऊ मंडल में कुल 6 जिले आते हैं, जिनमें हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। जो मुख्य मुख्य मंडल हम वो देख लेते हैं। उसके बाद कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज। अगर बात करें वाराणसी की, वाराणसी में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 4 जिले आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। जबकि झांसी की बात करें तो झांसी में जालौन, झांसी और ललितपुर। अगर बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। ये सारे के सारे मंडल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में कुल 4 जिले आते हैं। वो कौन कौन से, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। और यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको इन सारी वीडियो की पीडीएफ आराम से मिल जाएंगी। अगर बात करें भौतिक विभाग की, तो जो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाग है वो किससे संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, वो कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है, वो बांटा गया है भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी मैदान। इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये नोट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। भाबर एवं तराई प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी के रूप में फैले हुए हैं। अब देख लेते हैं गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश। तो जो गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश है, जो उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, वो है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। इनसे संबंधित जिले भी हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि बात करें गंगा यमुना का उत्तरी मैदान की, तो इसका विस्तार लगभग 500 किलोमीटर और 80 किलोमीटर चौड़ा है।
अगर बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, एटा, बदायूं तथा मुरादाबाद जैसे बरेली जिलों में फैला हुआ है। अगर बात करें गंगा का पूर्वी मैदान की विस्तार की, तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही जिले तक फैला हुआ है। अगर बात करें गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है, तो वो है 300 मीटर। अगर बात करें भाबर क्षेत्र की, तो भाबर क्षेत्र क्या है? भाबर क्षेत्र वो है जहाँ पर कंकड़ और पत्थरों से निर्मित पर्वतीय भूभाग होता है, उसको हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, मतलब नदियाँ होती हैं लेकिन कंकड़ और पत्थर होने की वजह से वो उनके नीचे नीचे बहती रहती हैं और हम लोगों को वो दिखती नहीं है। तो यह जो एरिया है वो कौन कौन सा है, वो है बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में यह भाबर क्षेत्र पाया जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है? नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और ये पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इनकी चौड़ाई कम हो जाती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश दक्षिण का पठारी प्रदेश से संबंधित विशिष्ट, मतलब उत्तर प्रदेश के दक्षिण जो पठारी प्रदेश हैं वो कितने हैं? इसका क्षेत्र लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं पूर्व में केन नदी, पश्चिम में बेतवा नदी तथा पहुज नदी, उत्तर में गंगा तथा यमुना, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ है। और इसमें सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो है बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग को हम दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। अगर बात करें तराई क्षेत्र की, तो जो तराई क्षेत्र है इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, वो है इसकी परिभाषा महीन अवसादों से निर्मित भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला प्रदेश तराई क्षेत्र कहलाता है। और इसका जो विस्तार है वो है सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों में। इसकी जो विशेषता है, इसकी जो यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि गन्ना, गेहूं, जूट आदि के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो उसके लिए चाहिए हमें तराई मिट्टी या फिर भाबर मिट्टी। अगर बात करें घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका क्षेत्र है ये, और इसको भूमि सुधार कार्यों के कारण ऊंचाई में कमी हुई, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग जलवायु की ओर। जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है उससे संबंधित आप लोगों को इसमें कुछ हाईलाइट दिख रहा होगा। ये जो जो चीजें हाईलाइट कर रखी है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से इसे उष्णकटिबंध में आता है। जो जलवायु की दृष्टि से है किसमें आता है? यह उष्णकटिबंधीयों में आता है। जबकि वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों के में बांटा गया है। अगर बात करें जलवायु प्रदेश की, तो जलवायु प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, वो है आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश और दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है इसको भी दो भागों में बांटा गया, तराई और पूर्वी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में ऋतुओं की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, वो होती हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अगर हम बात करें शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु की जो अवधि होती है वो होती है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, और इसमें वर्षा और तापमान दोनों चीजें रहती हैं। जबकि इसका जो सर्वाधिक ठंडा महीना होता है वो होता है जनवरी में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु की जो सामान्य अवधि होती है वो होती है मार्च से लेकर जून तक। इस और अधिकतम इस समय जो अधिकतम गर्मी होती है वो झांसी एवं आगरा जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और जो सबसे कम गर्मी होती है वो बरेली जिले में होती है। और इस इन्हीं इन्हीं
इसी ऋतु में लू चलती है, जो पाकिस्तान और उत्तरी भारत में जो गर्म हवाएं बहती हैं उनको हम लू कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में जो सर्वाधिक रिकॉर्डिक तापमान रहता है, जो सर्वाधिक तापमान रहता है वो मई और जून के महीने में रहता है। अगर बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है वो जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक माना जाता है, और जबकि जुलाई और अगस्त में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, उसे हम पूर्वा कहते हैं। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वा किसे कहते हैं, या फिर ये इसको देके पूछा जा सकता है कि क्या है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग मिट्टियों की ओर। जो उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियां हैं, मिट्टियों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। अगर बात करें मिट्टियों का विभाजन, जो मिट्टियों का विभाजन है वो मुख्यतः दो भागों में किया गया है। वो है गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां, जबकि बुंदेलखंडी मिट्टियां या दक्षिणी पठार की प्राचीन रवेदार और बिंद शैल की मिट्टियां। जो गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियां हैं, उनको हमने दो भागों में बांटा गया है। वो है बांगर बांगर या जड़ोड़, पुरानी जड़ोड़ मृदा, या फिर खादर या नवीन जड़ोड़ मृदा। जो बांगर मिट्टी होती है, जो बांगर मिट्टी की जो प्रचुर मात्रा, मतलब बांगर मिट्टी में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो फास्फोरस एवं चूना अधिक पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म आदि जैसे पदार्थों की कमी होती है। अगर बात करें उप उपरहार मिट्टी, बांगर मिट्टी को उपहार मिट्टी भी कहा जाता है। यदि बात करें बांगर मिट्टी के अन्य नाम, अन्य इसके अलग अलग नाम भी पूछे जाते हैं। वो है दोमट, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़ और उपरहार मिट्टी। इसी के साथ हम लोग देखते हैं खादर मिट्टी। जो खादर मिट्टी होती है उसकी क्या क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता यह है हल्के रंग की मिट्टी होती है, और इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्मों की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। अगर बात करें खादर मिट्टी के अन्य नामों की, तो इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी, कछारी, सिल्ट, बलुआ या मटियार दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और जो इसका विस्तार है वो है नदियों के बाढ़ वाले मैदान। इसी के साथ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में पर्वतीय प्रवृत्ति मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, तराई मिट्टी, लवण प्रभावित मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी, मध्य काली मिट्टी और कैल्शियम युक्त मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस रूप, तो उत्तर प्रदेश का जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है वो मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिले हैं जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बालूमय लाल सैलों के उपकरण के कारण होता है, और इसका जो विस्तार है वो बेतवा और घनास नदियों के जल प्रवाह के कारण होता है। इसमें नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यह गेहूं, चना आदि की फसलों के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। उसके बाद देख लेते हैं बुंदेलखंडी मिट्टी। जो बुंदेलखंडी मिट्टी है इसका विस्तार जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिले में होता है, जबकि बुंदेलखंड मिट्टी को उत्तर प्रदेश के पठारी, दक्षिणी पठार की मिट्टी भी कहते हैं। और इसके जो अन्य नाम है वो है परवा, माड़, लाकब,
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, मिट्टियों से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो कौन कौन से हैं? वो है वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से रहते हैं? तो है मथुरा और आगरा। अगर बात करें जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है हिमालय का तराई क्षेत्र। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के टर्शीयरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। जबकि जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है डूहू मिट्टी के। अब बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मिट्टी को जाना जाता है, तो वो रेगुरु, करेल, कपासी मृदा के रूप के नामों से भी जाना जाता है। जबकि आप लोगों को पता होगा कि जो कपास की जो सबसे ज्यादा पैदावार होती है वो काली मिट्टी में होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पतियां तो उत्तर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15% क्षेत्र ही वनावरण शेष है। जो प्रथम उत्तर प्रदेश में जो प्रथम वन नीति आई थी वो 1952 में आई थी, जबकि द्वितीय वन नीति 1988 ईस्वी में आई थी। तो ये प्रमुख उत्तर प्रदेश की वन नीतियां हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो वो 1998 से शुरू हुआ था। और वर्तमान स्थिति में राज्य वन नीति 2017 लागू होने पर उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 1998 के अनुसार ही चल रहा है। यहाँ से भी कुछ फैक्ट पूछे जाते वो है अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो वो है सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं वो हैं भदोही, मैनपुरी और देवरिया। अगर बात करें अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो वो है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर। और बात करें न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो वो है भदोही, महू और मैनपुरी। देख लेते हैं वनों के लाभ। वन मतलब कि जो वन होते हैं उनसे हमें क्या 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 लाभ हो सकते हैं? तो जो कत्था की प्राप्ति हेतु खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो वो उसका नाम होता है खैर वृक्ष। और बात करें कागज के उपयोग के लिए बेत एवं बांस का प्रयोग किया जाता है, जबकि इमारती लकड़ी के रूप में साल और सागौन जैसे पेड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें बीड़ी बनाने हेतु तेंदु वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के वनों का प्रकार, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन, पर्णपाती वन। जबकि दूसरा है वो है उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियां। और तीसरा है वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव, जो वन महोत्सव है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जुलाई 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो यह एक तारीख एक एक से 7 जुलाई को हर मतलब प्रति वर्ष मनाया जाता है। प्रति वर्ष 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं उससे संबंधित जिले। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो खेल के सामान है वो कहाँ पे मिलते हैं, जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, वो जिले का नाम बताइए। तो इनसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो
बेत, फर्नीचर, माचिस, कत्था एवं प्लाईवुड उद्योग वो कहाँ पे स्थित हैं? वो है बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर। अगर बात करें कागज उद्योग की तो वो सहारनपुर में है, जबकि लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी में मिलते हैं। अगर बात करें खेल के सामान की तो वो मेरठ में मिलते हैं। अगर बात करें बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौनों से संबंधित जिले कौन से है? तो वो है मिर्जापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर। अगर बात करें ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी के तहत इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी 7 नवंबर 2015 को। कब की गई थी? 7 नवंबर 15 को। और इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी? कि जो इसकी विशेषता थी वो 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड इसमें दिया गया था। लेकिन वर्तमान में 2019 और 20 के डाटा के अनुसार इसमें 22.5 करोड़ पौधारोपण संपन्न हो पाए हैं। इसी के साथ हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव के बारे में। तो देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 ईस्वी में की गई थी। यह देश का पहला था। क्या? यह देश का पहला था। ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य की तो उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य है। वो है अमनगढ़, दुधवा और पीलीभीत। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों की तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख चिड़ियाघर 3 है। वो है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार एवं उससे संबंधित जिले, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो हैं रानीपुर रानीपुर वन्य जीव विहार, बांदा, किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर खीरी, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंदौली राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, आगरा एवं इटावा। जबकि कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र से संबंधित है। अगर बात करें हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की तो यह सबसे ज्यादा जिलों को में है। तो इसको मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। इसी के साथ देखते हैं हम लोग पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी विहार हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर बात करें विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। और इसी के साथ प्रकाश नारायण पक्षी विहार ये बलिया में है। बखीरा पक्षी विहार संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, पटना पक्षी विहार एटा में है। ओखला पक्षी वन्य जीव विहार है गौतम बुद्ध नगर में है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जो लखीमपुर खीरी में है और 2 अन्य टाइगर रिजर्व है। जो पीलीभीत वाला टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत एवं सहारनपुर जिले में है, जबकि आजमगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिले से संबंधित है। अगर बात करें इटावा सफारी पार्क की, तो इटावा सफारी पार्क की जो स्थापना हुई थी इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने हेतु इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन साथ ही साथ इसमें पर्यटन विकास हेतु भी इसका उपयोग किया गया था। अगर बात करें इसके प्रमुख जीव, इसमें कौन कौन से जीव हैं? तो इसमें शेर, हिरण, हाथी, तेंदुआ और भालू जैसे मुख्य जीव पाए जाते हैं जो इटावा के जमुना तटीय बहर में से है। अगर बात करें वन्य जीव संरक्षण हेतु योजना, तो जो वन्य जीव संरक्षण हेतु जो योजनाएं चलाई गई हैं तो वो कौन कौन सी हैं? तो वो है मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा, जबकि कछुआ पुनर्वास योजना यह गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण हेतु चलाया गया एक अभियान था। जबकि घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना के तहत
मगरमच्छ एवं घड़ियालों को संरक्षण के हेतु यह योजना चलाई गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। वो है प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो है चंदौली, जिसको हम चंदौली जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है चंदौली में। आपका अगला है प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी में है। अगर बात करें वर्ष 1887-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान कौन सा था? तो वो था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो वो किया गया था पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगर बात करें प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्र स्थल की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 आर्द्र भूमि स्थल हैं। वो कौन कौन से? वो है हरदोई, इटावा, आगरा, ऊपरी गंगा नदी, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर, जो जून 2021 में शामिल किया गया था। आपका अगला है रायबरेली, मैनपुरी, गोंडा और उन्नाव। इसके बाद चलते हैं हम लोग नदियों की ओर। तो हिमालय में कुल मिलाकर 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी नदियां? वो है हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरी है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि गंगा और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो वो है गंगा और यमुना। इनका भाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो है घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन और दसान आदि नदियां उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। हम इन नदियों को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो वह गंडक और ताप्ती, रामगंगा, यमुना, काली या शारदा, घाघरा और गंगा। इनमें से गंगा और यमुना बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हैं। अगर बात करें मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो है गोमती, गोमती, बरुणा, पांडु, साई, ईशन। अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी? तो वो है रिहंद, चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टॉन्स और कन्हार। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं गंगा की सहायक नदियों से। तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, टॉन्स और यमुना। अब देख लेते हैं गंगा नदी की जो विस्तार है, वो गंगा नदी को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से गंगा नदी निकली है, वो है गौमुख। ये गंगोत्री हिमनद से निकली है। इनका जो उद्गम स्थान का प्रमुख धारा पर जो नाम था वो था भागीरथी, और जो संयुक्त धारा है वो है भागीरथी एवं अलकनंदा, जो देवप्रयाग के संगम पर मिलती है। उसके बाद इसका नाम गंगा कर दिया जाता है। यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, जबकि डेल्टा ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, जो सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450 किलोमीटर है, और यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें तटीय शहर की, तो इसके जो किनारे जो शहर शहर बसे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? वो है फरक्काबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और गाजीपुर।
बात कर लें उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की। झीलों से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो समसपुर झील है यह कहाँ पर है, तो यह रायबरेली में। राधाकुंड झील है वो यह मथुरा में, कानपुर में, बल्लापारा, सुल्तानपुर में राजा का बांध, वाराणसी में औंधी ताल, कानपुर में मोती झील, गोरखपुर में रामगढ़ ताल, अलीगढ़ में शेख झील, बैराज में चित्तौरा झील, मिर्जापुर में तांडा दरी, महोबा में मदन सागर, उन्नाव में कुंद्रा सुकुंद, झांसी में बरुआ सागर, रामपुर में गौर झील और आगरा में कीमठ झील, जिसको हम सूर सरोवर भी कहते हैं, और लखनऊ में करेला झील। इसी के साथ देख लेते हैं यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है इसको हम यमुनोत्री हिमनद, जिसको बंदर बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल से है। अगर इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? चंबल इटावा के पास, बेतवा हमीरपुर के पास और केन बांदा बोजा के पास। अगर बात करें यमुना नदी के किनारे से प्रमुख शहर कौन से हैं, वो है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कल्पी, हमीरपुर और कौशाम्बी। अगर बात फिर आता है घाघरा नदी। घाघरा नदी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है वो है मापचुंचुंगु हिमनद, जो तिब्बत में है। अगर इसकी जो सहायक नदी की बात करें तो कर्नाली, सिक, टीना, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक है। अगर बात करें इसका अन्य नाम तो इसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसके किनारे बसा सिर्फ एक ही प्रमुख शहर है, वो है अयोध्या। कौन सा है? अयोध्या। तो इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें शारदा नदी की, तो शारदा नदी है इसका उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय, इसका उद्गम स्थल है, जबकि पीलीभीत जो प्राकृतिक सीमा है इसकी पीलीभीत और नेपाल की मध्य है। इसको काली गंगा या गोरी गंगा भी कहते हैं। अगर बात करें गोमती नदी की, गोमती नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्गम स्थल है वो फुल्लर झील पीलीभीत जिले में है, जबकि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर एवं गाजीपुर। इसके किनारे बसे शहर हैं वो है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि। इसका जो यह गंगा से कहती गाजीपुर में मिल जाती है। उसके बाद आती है महत्वपूर्ण नदी, वो है चंबल। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जनापाब पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश में है। इसकी जो सहायक नदी है वो है काली, सिंध, परवाती और बनास। अगर इसकी सीमा निर्धारण की बात करें तो यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य बहती है। इसका जो संगम है वो यमुना नदी में इटावा जिले में हो जाता है। अगर बात करें इससे संबंधित बांध, तो इसमें जो संबंधित बांध है वो है गांधी सागर बांध, राणा राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। अगर बात करें टोंस नदी की, टोंस नदी है इसका उद्गम स्थल तारमाकुंड कैमूर है जो मध्य प्रदेश में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बेलन है और यह भी सिरसा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं। झांसी के जिलों के प्रमुख बांध कौन से हैं? परीक्षा परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, झांसी में है। माता टीला बांध यह भी बेतवा नदी पर है, यह भी झांसी में है। ये दो बांध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद आता है ललितपुर। ललितपुर का गोविंद सागर बांध है जो सहजाद नदी पर है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि जिग्रो नदी पर जिग्रो बांध महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात करें अन्य बांधों की, तो जो इनमें से कनहर बांध सोनभद्र में है, कन्नर नदी पर, चंद्रप्रभा बांध चंदौली में, चंद्रप्रभा नदी पर,
ये दो महत्वपूर्ण है, बाद बाकी आप लोग एक नज़र में देख सकते हैं। अगर बात करें प्रमुख नदी नदी घाटी परियोजनाओं की, इसमें जो प्रमुख परियोजना है वो है राजघाट बांध परियोजना। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर है। जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना यह पीरी नदी पर है और यह सोनभद्र में है। अगर बात करें गंडक परियोजना तो यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार नेपाल भी सम्मिलित है इसमें। अगर बात करें गोकुल बैराज परियोजना, यह मथुरा में है जो यमुना नदी पर पेयजल हेतु चलाई गई है। अगर बात करें गंडक परियोजना से संबंधित लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जिले तो कौन से? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। साथ ही साथ यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है और बहुत मेहनत से मैंने ये पीडीएफ बनाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसके बाहर आपका कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के राज्य में विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पे? पनकी कानपुर में, जवाहरपुर एटा में, ओबरा सोनभद्र में, अनपारा सोनभद्र में और परीक्षा झांसी में। उसके बाद दादरी गौतम बुद्ध नगर में, टांडा अम्बेडकर नगर में, ऊंचाहार रायबरेली में, एक औरैया में है और हिरन सोनभद्र नदी पर है। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नीसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फाइबर क्ले, यूरेनियम, बेराइटस, डायप्रोस, सिलिमेनाइट आदि प्रमुख धातुएं हैं। यह उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिलों को खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अगर बात करें जो डायस्पोर भंडार है वो उत्तर प्रदेश उसमें दूसरे स्थान पर है। जबकि भूतत्व एवं खनिज कर निर्देशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1955 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ बात करें उत्तर प्रदेश खनिज विकास जो निगम है, इसकी स्थापना 23 मार्च 1974 ईस्वी में हुई थी। और बात करें प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 की लाई हुई है। अगर बात करें यूरेनियम प्रमुख रूप से ललितपुर में पाया जाता है, जबकि हीरा हीरा के लिए प्रमुख क्षेत्र बांदा और मिर्जापुर हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज एवं संबंधित जिले, तो जो सोनभद्र जिला है इसमें पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो वह सोना, कोयला, संगमरमर, चूना पत्थर, पोटास, लवण। अगर बात करें ललितपुर की, तो ललितपुर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है खनिज से संबंधित। तो इसमें ग्रेनाइट, रॉक फास्फेट, यूरेनियम, लोहा, सोना, बॉक्साइट, तांबा आदि धातुएं पाई जाती हैं। जबकि झांसी जिले में पोटास, लवण, सील खड़ी, जिप्सम, डायस्पोर और फेल्सपार पाया जाता है। अगर बात करें मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में चूना पत्थर, सैंडस्टोन, कैल्साइट, फायर क्ले और हीरा, संगमरमर आदि आदि जैसी धातुएं पाई जाती हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में उद्योग की, तो जो उत्तर प्रदेश है उसमें उद्योग से संबंधित भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं।
तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो से संबंधित प्रमुख तत्व है वो है रेल पहिया कारखाना रायबरेली में, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रथम चीनी मिल, जो चीनी मिल है, प्रथम चीनी मिल है, यह कहाँ पर है? तो यह प्रतापपुर देवरिया में है। इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। अगर बात करें लखनऊ जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं? तो लखनऊ जो संबंधित हैं वो हैं प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, जो बात 1972 ईस्वी में आया था। टाटा मोटर्स प्लांट है, कुछ महत्वपूर्ण प्लांट हो जाते हैं। बाद बाकी की चीज़ें आप पीडीएफ में बाद में देख सकते हैं, वीडियो को पुश कर करके, क्योंकि हम इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें ही आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं यहाँ से कि किस शहर को किस चीज़ की उपलब्धता के कारण जानते हैं। तो यदि बात करें दरी निर्माण दरी निर्माण में सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर और शाजापुर, ये सारे जिले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर बात करें गलीचा निर्माण के लिए आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर। अगर बात करें दिया सलाई उद्योग वो बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ये जिले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जबकि औषधि निर्माण के लिए कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। तो बात करें लकड़ी फर्नीचर के लिए, तो लकड़ी फर्नीचर के लिए हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। अगर बात करें लकड़ी के खिलौनों के लिए तो लखनऊ और वाराणसी। अगर बात करें खेल के सामान के लिए तो आगरा और मेरठ। अगर बात करें पीतल और कलई के बर्तन के लिए मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़ और बड़ौत है। अगर बात करें पीतल की चूड़ियाँ, जो पीतल की मूर्तियाँ हैं वो मथुरा में पाई जाती हैं, जबकि जरी और चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी में होता है। इत्र और सुगंधित से संबंधित तेल कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज से संबंधित हैं, जबकि मिट्टी के खिलौने गोरखपुर और आगरा में पाए जाते हैं। अगर बात करें सोनभद्र जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान, तो इसमें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एल्यूमीनियम, रेणुकोटु कोयला खान, सिंगरौली सीमेंट कारखाना, चर्क एवं डालडा में है। उसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है एक जिला एक उत्पाद योजना। इससे प्रश्न पूछने की बहुत संभावना है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जरी जरदोरी जरी जर दोजी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से संबंधित है? वो है उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली और शाहजहाँपुर। और बात करें खाद्य प्रसरण के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो केला, कौशाम्बी, बलरामपुर, दाल, प्रतापगढ़, आंवला। प्रतापगढ़ को आंवला का शहर भी कहा जाता है। अगर बात करें दाल की, गोंडा, नमक, काला नमक चावल तो सिद्धार्थनगर। अगर बात करें मूंग उत्पाद में तो प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी। अगर बात करें गुड़ के लिए मुजफ्फरनगर और अयोध्या। उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास, यहाँ से भी पशुपालन और दुग्ध विकास से उत्तर प्रदेश में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1994 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में पशुपालन और कृषि का अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसका 6 दशमलव
3% योगदान है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पशुपालन विकास की प्रमुख 4 आयाम हैं, वो कौन कौन से हैं? वह पशु पोषण, पशु प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और उन्नत पशु प्रजनन। अगर बात करें 20वीं पशु गणना 2019 संबंधी उत्तर प्रदेश से प्रमुख तत्व क्या क्या रहने वाले हैं? वो है उत्तर प्रदेश में कुल पशु 68.0 मिलियन है, जब कुल पशुओं में देश का प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुल गोवंशीय पशु में देश में दूसरा स्थान है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, वो है देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वो है पहला स्थान। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अनुमानित की गई है, तो वो की गई है 387 ग्राम प्रतिदिन। 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1907 ईस्वी में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी। वो कहाँ की गई थी? वो की गई थी कटरा, इलाहाबाद में। अब उसको प्रयागराज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध अधिनियम पारित हुआ था, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था 1976 ईस्वी में। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड के चरण कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो 4 चरण हैं। वो है पहला चरण 1970 से 1971, द्वितीय चरण 1981 से 85, तृतीय चरण 1985 से 86 में। अगर बात करें प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े, अगर बात करें अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में 9वां स्थान है, जबकि ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है और पहले स्थान पर राजस्थान है ऊन में। अगर बात करें मांस उत्पादन में, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में की जनजातियों के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो जो उत्तर राष्ट्रपति की संविधान आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जनजातियां थीं, वो कौन सी थी? भोटिया, वोक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू। लेकिन 2003 में इस आदेश में संशोधन करके 10 अन्य अनुसूचित जनजातियों को भी का दर्जा मिला है। तो कौन कौन सी हैं? वो हैं गोंड समूह, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, बैगा, खरवार समूह। अगर बात करें थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका विकास गोरखपुर की तराई क्षेत्र में हुआ। इसका प्रमुख वंश कितार वंश है, जबकि इसका मुख्य भोजन वो चावल है। अगर इसके मुख्य त्योहार की बात करें, तो वो है बजहर। अगर बात करें प्रमुख परियोजना है, तो इनके लिए थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 में प्रारंभ की गई थी। अगर बात करें जौनसारी जनजाति की, तो इसका जो प्रमुख उत्सव है वो है भिक्षु, पंचोसोई, दियाई। और जो इनके प्रमुख नृत्य है, तो यहाँ से नृत्य भी पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति का नृत्य है। तो इसमें रासो, घूमसू, धी, धूंचड़ा, सराई, आंडे कांडे, जेला, गोड़ू। अगर बात करें बुक्सा जनजाति की, तो बुक्सा जनजाति का मुख्य आराध्य वो चामुंडा देवी है। इसका मुख्य क्षेत्र बिजनौर जिला है, जबकि बुक्सा जनजाति पटवार और राजपूत घरानों से संबंधित रखती हैं और इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत वो कृषि है। अगर बात करें खरवार जनजाति की, तो इनका जो मुख्य नृत्य है, प्रमुख नृत्य वो कर्मा है। वो क्या है? कर्मा। अगर बात करें ये मूल निवासी झारखंड पलामू जिले के मूल निवासी हैं। अगर बात करें इनका निवास उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो वो है सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह का आरोही क्रम क्या है? तो वो है सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंडा, और उसके बाद खरवा, उसके बाद थारू। अगर बात करें थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। वो कहाँ की गई है? वो की गई है लखीमपुर खीरी में।
अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन तथा संचार। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 को प्रारंभ हुआ था। फिर बात करें उत्तर प्रदेश में डाकघर की, जो पोस्ट ऑफिस है वो है 17,665 2020 और 21 के अनुसार। अगर बात करें दूरदर्शन केंद्र की तो वो 3 है, आकाशवाणी 13 है, और हवाई डाक सेवा वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी चलाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग 2000 प्राधिकरण 2004 में प्रारंभ हुआ था। अगर बात करें कुल सड़क राजमार्ग की लंबाई 717,000 किलोमीटर है। अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के स्थान में दूसरे स्थान पर है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH-90 जो दिल्ली से कोलकाता जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1972 ईस्वी में। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राजमार्ग। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165.53 किलोमीटर है, जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। इसका पूर्व पहला नाम ताज एक्सप्रेस था, लेकिन अब इसको यमुना एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। क्या है? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा आगरा जिले से होकर गुजरता है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। यह है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को मिलाता है। उसके बाद आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है और इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ जिले इससे लाभान्वित हैं। अगर बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है और यह गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया था। इसमें जो जो जिले आते हैं वो आते हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, मेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। उसके बाद अगला है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। यह चित्रकूट जिले से भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होता है और इसका शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। अगला है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई 91.3235 किलोमीटर है। उसके बाद आता है रेल परियोजना। तो रेल परियोजनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग लगभग 9100 किलोमीटर है, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 14% है। अगर बात करें उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, गोरखपुर में। और बात करें उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग या डिवीजन कितने हैं, तो वो कितने हैं? 9। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर का मुख्यालय प्रयागराज में है, जबकि राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस भी उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कब और कब कहाँ से कहाँ तक, तो उत्तर प्रदेश में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1859 ईस्वी में इलाहाबाद से कानपुर चलाई गई थी।
इससे संबंधित और प्रश्न है वो है प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 2003 में, जबकि रेलवे की सवारी डिब्बों या कोच का निर्माण का जो कारखाना है वो कहाँ है? वो है लालगंज रायबरेली में। आपका अगला है भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें जल परिवहन की, तो जल परिवहन देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय संख्या नंबर 1 है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो गंगा नदी से होकर गुजरती है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। अगर बात करें वायु परिवहन की, तो भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट का तालाब लखनऊ में स्थित है, जबकि नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। अगर बात करें भारतीय सेना एयरपोर्ट का, तो यह झांसी एयरपोर्ट को कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो अगर बात करें चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमौसी हवाई अड्डा है वो लखनऊ में स्थित है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बख्तरपुर हवाई अड्डा यह वाराणसी में स्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कुशीनगर में है, जबकि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन है, जिसका काम अभी चल रहा है, जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका भी काम चल रहा है, फैजापुर हवाई अड्डे के उन्नयन अयोध्या में है। तो जो हवाई अड्डे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं वो है बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, ललितपुर में, झांसी में। देख ले उत्तर प्रदेश की कृषि, तो कृषि से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें कृषि जलवायु, तो कृषि जलवायु को 9 भागों में बांटा गया, जबकि चकबंदी योजना 1954 ईस्वी में आई थी, लेकिन किसान मित्र योजना की बात करें तो वो 18 जून 2001 में शुरू की गई थी। अगर बात करें ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में आई थी, जबकि किसान रथ योजना वो 2010 और 11 में लॉन्च की गई थी। अगर बात करें ऊर्जा शहर योजना 2008 में आई थी। अगर बात करें किसान वही योजना 1992 में आई थी। सबसे पुरानी नहर या पूर्वी यमुना नहर है, वो 1830 में बनी थी। और बात करें सबसे बड़ी नहर की, तो वो शारदा नहर है। अगर बात करें राज्य दुग्ध परिषद जो 1976 ईस्वी में बना था। अगर बात करें गोकुल पुरस्कार योजना जो दुग्ध उत्पादन में के लिए दिया जाता है। अगर बात करें प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता, वो है 387 ग्राम प्रतिदिन। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात जोन की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 कृषि निर्यात जोन है। वो कौन कौन से? आम के लिए लखनऊ और सहारनपुर, जबकि आलू के लिए आगरा। अगर बात करें सिंचाई क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन प्रयोग किए जाते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला सिंचाई संसाधन है वो है नलकूप 74.6%, जबकि नहर 15%, कुआ 8.8%, तालाब झील आदि 0.6% और अन्य 8% हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सिंचाई से संबंधित कुछ फैक्ट, तो कुल सृजन योग्य सिंचाई क्षमता है वो है 786 लाख हेक्टेयर। हम कुछ फसलों से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। वो है मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता के लिए हरदोई जिला प्रसिद्ध है, जबकि सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? वो है बहराइच। और बात करें मक्के की फसल के
अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कन्नौज। कन्नौज में सबसे ज़्यादा मक्का होती है। अगर बात करें अरहर की, तो अरहर है, अरहर का सर्वाधिक क्षेत्र है वो बांदा। अगर प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो वो है इटावा। अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो फतेहपुर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में खरीफ की कुछ प्रमुख फसलें हैं, तो उत्तर प्रदेश में खरीफ की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? तो वो हैं चावल, बाजरा, ज्वार, गन्ना और कपास। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें, तो रबी की फसलें कौन कौन सी? गेहूं, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर और चना। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसलों की, तो जो खरीफ की फसलें हैं वो हैं तंबाकू, खरबूजा, काशी फल, ककड़ी, तरबूज और प्याज। उसके बाद बात करते हैं हम गेहूं की। तो उत्तर प्रदेश में जो गेहूं है उसकी सर्वाधिक उत्पादकता बागपत में होती है, जबकि सर्वाधिक क्षेत्र के अनुसार हरदोई है, और उत्पादन के बाद भी हरदोई है। उसके बाद आता है चावल या धान। तो धान में सर्वाधिक उत्पादन के लिए शाहजहांपुर, जबकि अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र के हिसाब से आजमगढ़, और सर्वाधिक उत्पादकता के लिए महोबा। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण, वो है आम। अगर बात करें प्रमुख उत्पादक जिले की, तो लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, और इसकी कुछ प्रमुख फसलें होती हैं वो होती हैं स्टेम आम सहारनपुर और मेरठ में, लंगड़ा आम मेरठ में, और जबकि दशहरी आम मलिहाबाद क्षेत्र लखनऊ। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि चावल के उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चावल चावल में दूसरा, जबकि गेहूं में पहला, कुल खाद्यान्न में पहला, और गन्ना में भी पहला। अगर बात करें फूलों की कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो हैं वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और कन्नौज। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो वो कहाँ पे है? महोबा में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लीची उत्पादक जिला कौन सा है? वो है सहारनपुर और मेरठ। और बात करें अमरूद उत्पादक का मुख्यतः कौन सा है? वो है प्रयागराज, कौशाम्बी आदि जिलों में अमरूद उत्पादन किया जाता है। अगर बात करें आलू निर्यात जोन कहाँ है, तो वो आगरा में है। अगर बात करें प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, वो है गाजीपुर में। और बात करें प्रदेश में पुष्प इत्र बनाया जाता है, वो कहाँ पे बनाया जाता है? वो कन्नौज में बनाया जाता है। कन्नौज को ही हम इत्र नगरी भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ पर्यटन, मतलब टूरिज्म से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो टूरिज्म विभाग की स्थापना हुई थी, तो वो वर्ष 1956 ईस्वी में हुई थी, जबकि मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास के हेतु चलाई गई थी। अगर बात करें पर्यटन निर्देशालय की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दर्जा प्रथम पर्यटन नीति 1998 के तहत दिया गया था, जबकि नई पर्यटन नीति 2018 के अनुसार चल रही है। अगर बात करें माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिनहट लखनऊ में स्थित है। यहाँ से देख लेते हैं कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, इसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थान कब शामिल किए गए थे? तो ताजमहल, जो ताजमहल है वो 1883 ईस्वी में शामिल किया गया था। आगरा का लाल किला 1883 ईस्वी में, रामलीला 2008 में,
और फतेहपुर सीकरी का जो दरवाज़ा है वो भी 1986 ईस्वी में किया गया था, लेकिन जो कुंभ मेला है इसको वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। और जो कुंभ मेला और जो रामलीला है इनको हम यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर करते हैं। अगर बात करें द हेरिटेज साइट की, तो जो हेरिटेज साइट है वो कौन कौन सी है, तो आगरा, लखनऊ और वाराणसी। वाराणसी का संगम स्थल, लखनऊ का महल और आगरा का ताजमहल। प्रश्न बनते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कि उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, तो वो लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात करें तो वो भी लखनऊ में है। अगर बात करें कुषाण एवं गुप्त कुलीन संस्कृति कथा का एकमात्र संग्रहालय है वो कहाँ पे, वो मथुरा में है। अगर बात करें तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। कला एवं शिल्प महाविद्यालय आगरा में स्थित है, सॉरी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें भारतीय कला भवन की, तो यह वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न आते हैं यहाँ से भी बहुत ज़्यादा। उत्सव और महोत्सव से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण उत्सव हैं जैसे इटावा सैफई महोत्सव या इटावा में मनाया जाता है, जबकि लट्ठमार होलिका महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। बिटूर गंगा महोत्सव कानपुर में, बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में, सरधाना महोत्सव मेरठ में। अगर बात करें कल की महोत्सव तो ये संभल में मनाया जाता है। अगर बात करें लखनऊ महोत्सव की तो ये लखनऊ में मनाया जाता है। अगला है त्रिवेणी महोत्सव वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, यह प्रयागराज में मनाया जाता है, जबकि कजली महोत्सव महोबा में है और सोन महोत्सव सोनभद्र में। आपका अगला है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले से संबंधित जिले। यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जैसे हरिदान जयंती मथुरा, बटेश्वर मेला नवरात्र आगरा में, सौरो मेला कासगंज में, रामायण मेला चित्रकूट में, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, फागुन मेला रामपुर में, शिल्प शिल्प मेला शिल्प मेला कुंभ मेला अर्ध कुंभ मेला माघ मेला प्रयागराज में मनाया जाता है, जबकि कुंभ मेला हर एक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और जो अर्ध कुंभ मेला है वो 6 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अगर बात करें श्रावणी मेला यह फर्रुखाबाद में मनाया जाता है और नौचंदी मेला यह मेरठ से संबंधित है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो मेले मनाए जाते हैं वो मथुरा में मनाए जाते हैं 86। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। तो यदि लोक नृत्य की बात करें तो करमर नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र जिले से संबंधित है, जबकि कार्तिकी गीत बुंदेलखंड, सहरा नृत्य बुंदेलखंड, धोबिया राग नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, दीपावली नृत्य बुंदेलखंड, चौरसिया नृत्य जौनपुर, नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, राई नृत्य बुंदेलखंड, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड, चरकुला नृत्य ब्रजभूमि। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लोकगीत बात संबंधित क्षेत्र की, तो आला आला जो लोकगीत है यह बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल में, रसिया ब्रजभूमि में, जबकि कजरी मिर्जापुर से संबंधित है। अगर बात करें प्रमुख नाट्य संस्थान की, तो जो श्री नट्यम वाराणसी में है, जबकि साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में और भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश भाषा विभाग संबंधित संस्थान है वो है हिंदी
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में है। जबकि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में है। जबकि हिंदुस्तानी अकेडमी ये प्रयागराज में है और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भी लखनऊ में है। ज़्यादातर संस्थान लखनऊ में, सिर्फ एक हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज में है। बाद बाकी के सारे संस्थान भाषा से संबंधित वो लखनऊ में संबंधित हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पत्रिका की, तो जो उत्तर प्रदेश में पत्रिका आई थी वो बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों का पहला हिंदी पत्र था, जो वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। प्रजाहित प्रकाशन जो इटावा में प्रकाशित हुआ था। अगर बात करें आज आज संपादक शिव प्रसाद हिंद। यह पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 1947 तक चलाया गया था। यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो यह शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा चलाया गया था। अगर बात करें भारत पत्रिका प्रकाशन लखनऊ हिंदी एवं उर्दू दोनों में चलाया गया था, तो ये कहाँ पे चलाया गया था, यह लखनऊ में चलाया गया था। अगर बात करें उर्दू पत्रिका की, तो हिंदी भाषी प्रांतों का नगरीय लिपि में उर्दू मिश्रित पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार 1945 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा निकाला गया था। और इसके बाद महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें एक, भारत में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार जाम ए जहानुमा का प्रकाशन 1822 ईस्वी में कलकत्ता से संपादक सदासुख लाल उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इस वीडियो में आपके जो भी थे वो सारे के सारे प्रश्न ले लिए गए हैं, और जो आपके हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित प्रश्न बचे हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपको इसकी दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर